मतलब दो ग्रुप बना हुआ है। अब क्या होगा कि जब भी कोई नया डेटा आएगा, ठीक है, जब भी कोई नया डेटा आएगा, मान लो कोई नया डेटा आया ये प्लस, ये मान लो कोई नया डेटा आया प्लस। अब इस प्लस को ये नहीं पता है कि हमको किस कैटेगरी में जाना है। मतलब इस प्लस का जो भी फीचर है, ठीक है, इस प्लस का जो भी फीचर है, इसको ये नहीं पता है कि इसको इस कैटेगरी में जाना है कि इसको इस कैटेगरी में जाना है। तो ये क्या करेगा, इस पॉइंट के लिए, इस डेटा के लिए हम लोग क्या करेंगे, नियरेस्ट नेबर ढूंढेंगे। नियरेस्ट नेबर का मतलब अब के नियरेस्ट नेबर है, तो के का संख्या यहाँ पे क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। के का संख्या तुम 2 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, डॉट 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 100 भी ले सकते हो, ठीक है। अब इससे होगा क्या कि के का बहुत छोटा संख्या भी लेना दिक्कत का बात है और के का बहुत बड़ा संख्या लेना भी दिक्कत का बात है, ठीक है। करेंगे क्या हम लोग, मान लो के का वैल्यू क्या लिए 4, 4 का मतलब हो गया 4 नियरेस्ट नेबर, 4 नियरेस्ट नेबर। हम लोग क्या करेंगे, इस प्लस का कोई भी 4 नियरेस्ट नेबर से, कोई भी 4 नियरेस्ट नेबर से हम लोग क्या करेंगे, इसका डिस्टेंस निकालेंगे। इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं यूक्लिडियन डिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, यूक्लिडियन डिस्टेंस। इस पॉइंट का जो नया पॉइंट है, उस नए पॉइंट का पुराने वाले किसी 4 पॉइंट से, क्योंकि के का वैल्यू हम लोग ले रहे हैं 4, तो इस नए वाले पॉइंट का किसी भी पुराने 4 पॉइंट से हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे, यूक्लिडियन डिस्टेंस। यूक्लिडियन डिस्टेंस कैसे निकलता है, तो देखो ये कोऑर्डिनेट है, मान लो ये कोई कोऑर्डिनेट होता है 1 2, या ये कोई कोऑर्डिनेट होता है x1 y1, ये कोऑर्डिनेट होता है सपोज x2 y2, ये कोऑर्डिनेट होता है x3 y3, और ये कोई कोऑर्डिनेट होता है x4 y4। 4 कोऑर्डिनेट है मेरे पास, x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4, और ये कोई नया पॉइंट है, इसका कुछ कोऑर्डिनेट है z1 z2। ये न्यू पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है z1 z2। हमको क्या करना है, इस पॉइंट का दूरी निकालना है। दूरी किसके साथ निकालना है, पुराने वाले पॉइंट्स के साथ में, और उस दूरी को हम लोग बोल रहे हैं यूक्लिडियन डिस्टेंस, ठीक है। तो इस पॉइंट का हमको इससे दूरी निकालना है। मतलब इस z1 z2 मान लो पॉइंट नंबर ए है, ये पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, पॉइंट डी है और पॉइंट ई है। तो ए का दूरी बी के साथ, ए का दूरी सी के साथ, ए का दूरी डी के साथ और ए का दूरी ई के साथ। तो हम पहले क्या, किसका दूरी निकाल रहे हैं, मान लो पहला डिस्टेंस निकाल रहे हैं ए का दूरी बी के साथ, ए का दूरी बी के साथ। तो यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 मान लो यही है हमारा, तो मान लो x2 ये है, तो z1 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस z2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, दो पॉइंट है ए और बी, ठीक है, दो पॉइंट है अगर हमारा ए और बी, कोई दो पॉइंट ए है, ए का अगर कोऑर्डिनेट है x1 y1 और बी है कोई दूसरा पॉइंट x2 y2। अगर हमको यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालना है, यूक्लिडियन डिस्टेंस ऑफ ए बी के बीच का अगर हमको यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालना है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसका बाद में क्या है, अंडर रूट। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट ए का इन चारों पॉइंट से क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। और कैसा डिस्टेंस, यूक्लिडियन डिस्टेंस। और जिस भी पॉइंट से यूक्लिडियन डिस्टेंस सबसे कम होगा, इस पॉइंट को हम लोग उसी कैटेगरी में डाल देंगे। एग्जांपल जैसे यहां पे देखो, देखो यहां पे क्या, ये देखो, ये कैटेगरी ए है और ये कैटेगरी बी है, ये पहले से बना हुआ कैटेगरी है। मतलब यहाँ पे सिमिलर टाइप का फीचर का सामान है और यहाँ पे सिमिलर टाइप के फीचर का सामान है। मान लो यहाँ पे अगर कुत्ता है तो कुत्ता का ये फीचर है और ये बिल्ली का फीचर है। तो कुत्ता का फीचर अलग होता है, कुत्ता का पूंछ टेढ़ा होता है, बिल्ली का पूंछ सीधा होता है, कुत्ता का हाइट बड़ा होगा, बिल्ली का हाइट छोटा होगा, कुत्ता का आंख अलग कलर का होगा, बिल्ली का हाइट अलग कलर का होगा, इसका कान ऐसे उठा होगा, इसका कान नीचे गिरा हुआ होगा, इसका फीचर अलग है, इसका फीचर अलग है। तो ये मान लो डॉग का सेट है और ये कैट का सेट है। अब क्या हुआ, अब हम लोग क्या किए, एक नया इनपुट चूज किए, एक नया इनपुट चूज किए। अब ये जो नया इनपुट चूज किए,
अब ये नया इनपुट को क्लासिफाई करना है कि ये कुत्ता है या फिर ये बिल्ली है। तो ये इमेज देख के हमको पता नहीं चल रहा है ये डॉग है कि क्या है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट का, तो मान लीजिए डॉग का फीचर है, ये कैट का फीचर है, इस पॉइंट, ये नया पॉइंट है, इस नए पॉइंट का हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालेंगे। अब यूक्लिडियन डिस्टेंस किससे निकालेंगे, जैसे हम लोग यहां लिखे के नियरेस्ट नेबर, तो जहां पे के हमारा क्या है, नंबर ऑफ पॉइंट्स, के हमारा क्या, नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो अगर हम के का वैल्यू 4 लिखते हैं तो हमको 4 यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालना होगा। के का वैल्यू 8 लिखते हैं तो 8 यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट का अगर हम लोग 4 लिए तो हम लोग जो भी इसके नजदीक का हमको लग रहा होगा उस नजदीक के पॉइंट का हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालेंगे। इस पॉइंट का इसके साथ, इसके साथ, इस पॉइंट का इसके साथ, इसके साथ, या हो सकता है इन चारों का हम लोग इसी के साथ निकाल लें, या इन चारों का हो सकता है इसी के साथ निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग किसी भी प्रकार से क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से हम लोग यूक्लिडियन डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो अगर के का वैल्यू हम लोग 4 लिखे तो हमको 4 पॉइंट चूज करना पड़ेगा और उस 4 पॉइंट से हमको क्या निकालना पड़ेगा, यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। और यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला बता दिए। यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पिछले बार का क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ यूक्लिडियन डिस्टेंस, तो ये फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो जब इस पॉइंट का, इस चारों से हम लोग दूरी निकालेंगे, जिस किसी पॉइंट से भी दूरी इसका सबसे मिनिमम होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि वो पॉइंट उससे सबसे ज्यादा सिमिलर होगा, वो पॉइंट उससे सबसे ज्यादा क्या होगा, सिमिलर होगा। तो ये जो ब्लू कलर का जो पॉइंट है, ये जो ब्लू कलर का पॉइंट है हमारा, ये जो हमारा ब्लू कलर का पॉइंट है, ये ब्लू कलर का जब हम लोग डिस्टेंस निकाले तो सबसे कम डिस्टेंस किसके डिस्टेंस लगा, इस ग्रीन वाले पॉइंट से डिस्टेंस इसका कम लगा। तो ये जो ब्लू पॉइंट है, ये क्या लिख रहा है, न्यू डेटा पॉइंट्स असाइन्ड टू कैटेगरी 1। तो जो नया डेटा पॉइंट था वो किस पे असाइन हो गया, कैटेगरी 1 में, कैटेगरी ए में। समझ गए, तो यही हमारा होता है कंसेप्ट किसका, एएनएन का। तो ये जो डायग्राम है ये क्या, बिफोर केएनएन, केएनएन अप्लाई करने के पहले ऐसा कंडीशन था, ये कैटेगरी ए था, ये कैटेगरी बी था और ये नया पॉइंट था। इस नए पॉइंट को हमको क्लासिफाई करना है। क्लासिफाई का मतलब 2 ग्रुप में, या तो इस ग्रुप में जा सकता है या तो इस ग्रुप में। यहां पर भी कोई एक ग्रुप हो सकता है, 3 ग्रुप भी हो सकता है, 4 ग्रुप भी हो सकता है। तो 4 ग्रुप होता तो चारों से एक डिस्टेंस निकालते, जिसके सबसे कम डिस्टेंस में होता इस पॉइंट को उस कैटेगरी में डाल देते, ये करते ना। तो ये था बिफोर केएनएन और आफ्टर केएनएन अप्लाई किए। तो ये जो ब्लू कलर का डॉट था, ये ब्लू कलर का डॉट के बाद जो भी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी मिलता जुलता किसकी तरह है, कैटेगरी ए की तरह। तो कैटेगरी ए हमारा था कैट और कैटेगरी ए था हमारा डॉग। तो ये जो इनपुट था, इस इनपुट का हम लोग यूक्लिडियन डिस्टेंस निकाले इस कैटेगरी के कुछ लोगों के साथ और इसका कैटेगरी निकाले इस कैटेगरी के कुछ लोगों के साथ। इसका जो यूक्लिडियन डिस्टेंस आया वो इस कैटेगरी के साथ कम आया, इसीलिए इस इनपुट को हम लोग क्या कर दिए, इस कैटेगरी में डाल दिए। तो जो हमारा आउटपुट निकला, ये आउटपुट क्या निकला, बिल्ली निकली। क्यों, क्योंकि ये कैटेगरी ये क्या था, बिल्ली था। तो यही हमारा क्या होता है, यही हमारा होता है के नियरेस्ट नेबर। तो के नियरेस्ट नेबर में कुछ नहीं करते, यूक्लिडियन डिस्टेंस का इस्तेमाल करके हम लोग जो भी नया इनपुट पॉइंट है उसका प्रीवियस इनपुट पॉइंट के साथ यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालते हैं। जिस भी पॉइंट से यूक्लिडियन डिस्टेंस सबसे कम होगा उसको हम लोग सिंपली उस ग्रुप पे डाल देंगे। ठीक है, उसी को यहाँ पे एल्गोरिथम के फॉर्म में लिखा गया है कि स्टेप बाय स्टेप क्या है, सेलेक्ट द नंबर के ऑफ द नेबर। के का वैल्यू सेलेक्ट करिए, 2 4 6 5 जो भी के का वैल्यू सेलेक्ट कर लिए। कैलकुलेट द यूक्लिडियन डिस्टेंस ऑफ के नंबर ऑफ नेबर। अगर के का वैल्यू 4 निकाले तो 4 नेबर के साथ में हम लोग क्या करें, डिस्टेंस निकाले, यूक्लिडियन डिस्टेंस निकाले। टेक द के नियरेस्ट नेबर एज पर द कैलकुलेटेड यूक्लिडियन डिस्टेंस अमंग दीस के नेबर्स। जिस भी 4 नेबर को आपने चूज किए, काउंट द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स इन ईच कैटेगरी, असाइन द न्यू डेटा पॉइंट्स टू द कैटेगरी फॉर विच द नंबर ऑफ नेबर इज। क्या बोल रहा है, अब यहां ध्यान दो, देखो वही चीज यहां पे समझाया गया है। अब ये नया पॉइंट था, ये कैटेगरी ए था और ये कैटेगरी बी था।
न्यू डेटा पॉइंट का हम लोग क्या किए, यूक्लिडियन डिस्टेंस निकाले। यहाँ पे बताओ k का वैल्यू कितना है, 5 है ना। 3 पॉइंट यहां से चूज किए हैं और 2 पॉइंट ऊपर से चूज किए। वही लिखा हुआ है देयर इज नो पर्टिकुलर वे टू डिटरमाइन द बेस्ट वैल्यू ऑफ k का बेस्ट वैल्यू निकालने का कोई तरीका नहीं है। ये सिंपली हिट एंड ट्रायल मेथड है। कभी कभी 2 में भी रिजल्ट सही आ जाए, कभी कभी 4 में भी रिजल्ट सही आ जाए, कभी कभी 10 भी लेना पड़ जाए। तो k का कोई फिक्स्ड चीज नहीं है कि आपको 2 ही लेना है या 4 ही लेना है। हमको वैसा वैल्यू k का चूज करना है जिससे मेरा आउटपुट जो है वो क्या आने लगे, सही आने लगे। क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है वो है ए वेरी लो वैल्यू ऑफ k such as k बराबर 1 और k बराबर 2 can be noisy and lead to effect of outlier in the model। क्या बोल रहा है कि अगर k का वैल्यू बहुत छोटा हम लोग लेते हैं तो हमारा क्या होगा, तो भी एल्गोरिथम में दिक्कत आ जाएगा। हो सकता है क्या, k का वैल्यू अगर हम लोग 1 लिए तो बार बार हो सकता है कि हम इसी रूट के साथ में डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो इसके साथ डिस्टेंस निकाले तो ऑटोमेटिकली ये पॉइंट इसी में चला जाएगा ना। तो सारा क्या हो जाएगा, आउटलायर। अब ये सारा पॉइंट इसी कैटेगरी में चला गया, तो जब इसी कैटेगरी में चला गया तो इस कैटेगरी में कुछ जाएगा नहीं जाएगा, तो ये कैटेगरी पूरा क्या हो जाएगा, खाली। और सारा कैटेगरी कहां चला जाएगा, इसी में आ जाएगा। कि k का वैल्यू अगर हम लोग 1 ले लिए या 2 ले लिए तो हो सकता है कि सारा पॉइंट हमारा इसी कैटेगरी में चला जाए। जो भी नया पॉइंट हो, जो भी नया डेटा हो, वो सारा डेटा हमारा एक ही कैटेगरी में चला जाए, तो जो दूसरा कैटेगरी में पूरा खाली हो जाएगा। तो ये समस्या को बोलते हैं लीड टू द इफेक्ट ऑफ आउटलायर्स इन द मॉडल। आउटलायर का मतलब आउटलाइन पे हमारा सारा डेटा आ गया, एक तरफ डेटा आ गया और दूसरी तरफ डेटा हमारा क्या हो गया, खाली हो गया। एडवांटेज क्या है, इट इज इजी टू इंप्लीमेंट, इट इज रोबस्ट टू द नॉइज ट्रेनिंग डेटा, इट कैन बी मोर इफेक्टिव विद द ट्रेन। अच्छा, अब यहां ध्यान दो, इस KNN का एक और नाम है, इसको बोला जाता है लेजी लर्नर। लेजी लर्नर क्यों बोला जाता है, इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जैसे ही ये नया डेटा आया तो ये नया डेटा को ट्रेनिंग लेने में समय लगता है। क्यों समय लगता है, पहले ये क्या करेगा, पॉइंट का सिलेक्शन करेगा कि इसका नियरेस्ट पॉइंट क्या है, उस नियरेस्ट पॉइंट का सिलेक्शन के बाद में यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालेगा और डिस्टेंस निकालने के बाद में ये डिसीजन लेगा कि हमको किस कैटेगरी में जाना है। इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या होता है, लेजी लर्नर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेजी लर्नर एल्गोरिथम बिकॉज इट डज नॉट लर्न फ्रॉम द ट्रेनिंग सेट इमीडिएटली। ट्रेनिंग सेट से इमीडिएटली लर्न नहीं कर लेता है। इंस्टीड it stores the data set at the time of classification and it performs action on the data set। तो ये immediate action नहीं लेता है, ये जो action है वो क्या लेता है, धीरे धीरे लेता है। पहले पॉइंट चूज करेगा, पॉइंट चूज करने के बाद में डिस्टेंस निकालेगा, डिस्टेंस निकालने के बाद मिनिमम डिस्टेंस निकालेगा और उसके बाद फिर क्या होगा, हमको आउटपुट देगा। तो ये हमारा जो सेकंड क्लासिफिकेशन है, इसको हम लोग बोलते हैं k नियरेस्ट नेबर। इट इज सिंपल एंड इजी टू इंप्लीमेंट। एक मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम है, क्लासिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है, सुपरवाइज्ड लर्निंग है, लेबल डेटा पे काम करेगा। लेजी लर्नर एल्गोरिथम है कि यहाँ पे नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर बताता है, k का संख्या छोटा लोगे तो नॉइजी दिक्कत हो जाएगा, बहुत बड़ा लेंगे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो k का वैल्यू हमको चूज करना है, इसमें यूक्लिडियन डिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं। नंबर ऑफ पॉइंट चूज करते हैं नेबर, उसका यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालते हैं, नियरेस्ट जिसका यूक्लिडियन डिस्टेंस होगा उस पॉइंट को उसी में हम लोग क्या करते हैं, डाल देते हैं। ठीक है, यूज कहां पे होगा, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, इमेज क्लासिफिकेशन। सबसे ज्यादा यूज इसका होता है इमेज क्लासिफिकेशन। सबसे ज्यादा यूज क्या होता है हमारा, इमेज क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, सेकंड कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम, जिसका नाम है k नियरेस्ट नेबर। तो हम लोग 2 एल्गोरिथम पढ़े, पहला नेव बेस्ड क्लासिफिकेशन और सेकंड कैटेगरी हम लोग पढ़े k नियरेस्ट नेबर। तो 2 एल्गोरिथम हमारा कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हमारा थर्ड कैटेगरी, थर्ड एल्गोरिथम है जिसको बोलते हैं हम लोग SVM। ठीक है, SVM में पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SVM। SVM का पहला फुल फॉर्म क्या होगा, सपोर्ट वेक्टर मशीन। सपोर्ट वेक्टर मशीन। SVM के बारे में देखो क्या कह रहा है, दिस एल्गोरिथम इज आल्सो यूज्ड फॉर बोथ क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। इसके पहले एक और एल्गोरिथम क्या पढ़े थे जो क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन में यूज होता है, KNN। इसके पहले हम लोग यही पढ़े थे, जो KNN है, KNN का भी यूज हम लोग क्लासिफिकेशन में भी करते हैं और रिग्रेशन में भी करते हैं। उसी
एसवीएम है, एसवीएम का भी यूज हम लोग क्लासिफिकेशन में भी करते हैं और रिग्रेशन में भी करते हैं। एसवीएम का भी यूज हम लोग क्लासिफिकेशन में भी करते हैं और रिग्रेशन में भी यूज करते हैं, ठीक है। अब यह ध्यान दो, वहां पे हम लोग यूक्लिडियन डिस्टेंस निकाल देते हैं, ठीक है। यहां पे हम लोग क्या करते हैं, यहां हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हमको फाइंड करना है ऑप्टिमल हाइपर प्लेन। अब यहां ध्यान दो, एसवीएम का हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, एसवीएम क्या है, एसवीएम हमारा क्लासिफिकेशन टेक्निक है। तो क्लासिफिकेशन का मतलब ही क्या होता है, क्लासिफाई करना, एक्स ग्रुप में जाएगा कि वाई में जाएगा, यही काम है, यही काम है ना। केएनएन में हम लोग पढ़े, तो केएनएन में हम लोग क्या पढ़े कि भैया ये हमारा ऑलरेडी क्लासिफाइड ग्रुप है, कोई नया पॉइंट आया, कोई नया पॉइंट आएगा तो वो इस ग्रुप में जाएगा, इस ग्रुप में जाएगा या फिर इस ग्रुप में जाएगा, यही केएनएन है हमारा। एसवीएम में भी हमको क्या करना है, यही काम करना है। एसवीएम में भी हमको क्या करना है, इस पॉइंट को हमको ग्रुप पे क्लासिफाई करना है कि एक्स ग्रुप में जाएगा कि वाई में जाएगा कि जेड में जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यूक्लिडियन डिस्टेंस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे फाइंड करना है क्या चीज, हाइपर प्लेन। क्या बोल रहा है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एसवीएम इज टू फाइंड द ऑप्टिमल हाइपर प्लेन इन एन n डायमेंशनल स्पेस। एक हाइपर प्लेन हमको करना है। हाइपर प्लेन का मतलब क्या हो गया, हाइपर प्लेन देखो, प्लेन रहता तो सिंपल 2D 3D 2D में चलता, जैसे ये x है और ये y है, x एक्सिस और y एक्सिस है। एक लाइन हम लोग खींच दिए, तो लाइन जैसे हम लोग खींच दिए तो लाइन की तरफ एक पार्ट, लाइन की तरफ दूसरा पार्ट, मतलब ये ग्रुप 1 हो गया और ये ग्रुप 2 हो गया। तो ये सिंपल प्लेन खींच दिए हम लोग। ये प्लेन क्या किया, दो तरह के सिंगल ऑब्जेक्टिव को क्या करते हैं, डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, n डायमेंशनल स्पेस में, या तो वो 3D भी हो सकता है, 4D भी हो सकता है। उस केस में हमको ड्रॉ क्या करना है, एक हाइपर प्लेन। हाइपर प्लेन मतलब 3D प्लेन 4D प्लेन में ऐसा लाइन खींचना है जिससे हमारा जो डेटा का कैटेगरी है वो क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, 3 ग्रुप है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। अब कोई एक ऐसा लाइन खींच दे जिसपे ये तीनों ग्रुप मेरा अलग अलग डिवाइड हो जाए। अब यहाँ लाइन नहीं खींच रहे, खींच क्या रहे, प्लेन। तो सिविल वाले बच्चों को पता होगा प्लेन क्या होता है। लाइन नहीं खींच रहे, यहाँ पे क्या खींच रहे हम लोग, प्लेन खींच रहे। तो प्लेन खींच रहे, इस तरह से हम लोग एक ऐसा प्लेन खींचे कि हमारा ये तीनों ग्रुप जो है, ये तीनों ग्रुप का डेटा पॉइंट क्या हो जाए, एक ऐसे तरह से सेपरेट हो जाए ताकि तीनों में कोई एक दूसरे के ग्रुप में नहीं जाए। मतलब ये इसको टच नहीं करेगा, ये इसको टच नहीं करेगा, ये इसको टच नहीं करे, तीनों ग्रुप आपस में क्या हो, अलग हो। जैसे अगर हम यहाँ पे ड्राइंग दिखाए तो देखो ध्यान डाल दो, देखो ये हमारा पहला पॉइंट है, ये एक कलर का है, और ये दूसरा पॉइंट ये दूसरे कलर का है। ये ग्रुप 1 हो गया, मान लो ये ग्रुप 2 हो गया। अब इस ग्रुप 1 ग्रुप 2 को हमको क्या करना है, इस तरह से सेपरेट करना है, ठीक है। लाइन से नहीं सेपरेट करना है, किससे सेपरेट करना है, प्लेन से सेपरेट करना है। और इस तरह से सेपरेट करना है ताकि हमारा जो पॉइंट्स है वो अलग अलग कैटेगरी में ही बना रहे। मतलब ऐसा नहीं कि एक पॉइंट दूसरे के कैटेगरी में चला जाए और दूसरा पॉइंट पहले के कैटेगरी में चला जाए। तो देखो हम लोग यहाँ पे सिंपली एक लाइन खींचे, ग्रीन कलर का एक लाइन खींचे और एक रेड कलर का यहाँ पे लाइन खींचा हुआ है, ठीक है। 2 लाइन आपको यहाँ पे खींचा हुआ है और यहाँ क्या खींचा हुआ है, हमारा एक प्लेन खींचा हुआ है। इस प्लेन में देखो क्या है, एक लाइन जो है वो इस पॉइंट को टच कर रहा है और एक लाइन है जो इस ग्रीन वाले पॉइंट्स को टच कर रहा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमको ड्रॉ क्या करना है, हमको ड्रॉ करना है ऑप्टिमल हाइपर प्लेन। हमको क्या ड्रॉ करना है, ऑप्टिमल हाइपर प्लेन। अब इधर तुम ध्यान दो, देखो ऑप्टिमल का मतलब क्या होता है, सबसे कम या सबसे अच्छा। ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालिए, सबसे कम। तो यहां ध्यान दो, देखो ये जो लाइन खींचा हुआ है, ये लाइन भी तो कंप्लीटली डिस्टिंग्विश कर दे रहा है। हरा वाला एक तरफ, ब्लू वाला एक तरफ, ये लाइन भी ये काम कर दे रहा है। अब कोई नया पॉइंट आता, ठीक है, अब कोई नया पॉइंट आता, मान लो कोई एक न्यू पॉइंट आया इस तरह का। अब इस न्यू पॉइंट का हमको पता करना है कि ये किस कैटेगरी में जाएगा, इस कैटेगरी में जाएगा या इस कैटेगरी में जाएगा। तो मान लो कोई नया पॉइंट यहां पर आया, ठीक है, कोई नया पॉइंट यहां पर आया, तो अगर हम लोग केएनएन यूज करते,
तो हम लोग को यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालना पड़ता ना। कोई भी 2 पॉइंट 4 पॉइंट के साथ हम लोग इसका डिस्टेंस निकालते हैं, जिसमें डिस्टेंस कम आता है हम लोग उसको उस ग्रुप पे भेज देते हैं। यही काम करते हैं। यहाँ पे हमको यूक्लिडियन डिस्टेंस नहीं निकालना है, यहाँ पे हमको एक प्लेन खींचना है और ऑप्टिमल प्लेन खींचना है। मतलब वो जो प्लेन होगा वो सबसे बेस्ट तरीके से इस दोनों डेटा पॉइंट को क्या किया होगा, डिवाइड किया होगा। तो यहाँ ध्यान दो, देखो ये हमारा नॉर्मल सिनेरियो है। इस नॉर्मल सिनेरियो में देखो एक रेड लाइन खींच दिए तो भी डिवीजन हो गया है, या फिर एक ग्रीन लाइन खींच दिए तो भी डिवीजन हो गया है। लेकिन ये जो प्लेन या ये तो दो लाइन हम खींचे या ये जो दो क्लासिफायर है, ये दोनों क्लासिफायर हमारा ऑप्टिमल क्लासिफायर नहीं है। डिवाइड तो कर रहा है लेकिन ये पूरे अच्छे तरीके से हमारा डिवीजन नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब ये डायग्राम पे आओ। ये डायग्राम पे देखो क्या है, देखो ये ग्रीन वाला पॉइंट है और ये ब्लू वाला पॉइंट है, ठीक है। एक लाइन हम लोग यहाँ पे खींचे हैं क्या, जिसका नाम क्या दे रहा है, सपोर्ट वेक्टर। अब ये सपोर्ट वेक्टर क्या कर रहा है, किसी पर्टिकुलर एक ग्रीन पॉइंट को हमारा यहाँ पे टच करता हुआ एक लाइन हम लोग खींच दिए, जो इसका आउटर मोस्ट पॉइंट है। इसका ये ग्रीन वाले का क्या है, ये आउटर मोस्ट पॉइंट है। उसी तरह एक लाइन हम लोग यहाँ भी खींच दिए ब्लू वाले के लिए, जो इसके आउटर मोस्ट पॉइंट को टच कर रहा है, जो इसके आउटर मोस्ट पॉइंट को टच कर रहा है। तो एक लाइन हम लोग खींचे ग्रीन वाले के लिए और एक लाइन हम लोग खींचे ब्लू वाले के लिए। तो ग्रीन वाले का जो लाइन है वो उसको कह रहे हैं हम लोग ग्रीन वाले का सपोर्ट वेक्टर, और जो ब्लू वाले का लाइन खींचे उस ब्लू वाले लाइन को हम लोग क्या कह रहे हैं, ब्लू वाले का सपोर्ट वेक्टर। अब जब हमको दो सपोर्ट वेक्टर मिल गया तब हम लोग देखो एक लाइन बीच से खींचे हैं और इस लाइन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑप्टिमल हाइपर प्लेन। और ये जो ऑप्टिमल हाइपर प्लेन है इसका दूरी इस पॉइंट से भी बराबर होगा और इसका दूरी इस पॉइंट से भी क्या होगा, बराबर होगा। तो ये जो बीच वाला लाइन खींचा है मेरा, ये जो बीच वाला लाइन हम लोग डिवीजन किए, ये जो लाइन है यही हमारा है ऑप्टिमल हाइपर प्लेन। ये लाइन इस दो कैटेगरी को अच्छे तरीके से क्या कर रहा है, डिवाइड कर दे रहा है। हमने डिवाइड किया, इसके लिए एल्गोरिथम लिखा हुआ होगा। ये सिर्फ थ्योरेटिकली तुमको समझा रहा है कि ऑप्टिमल हाइपर प्लेन कैसे खींचाया। कैसे खींचाया, पहले कैटेगरी का एक सपोर्ट वेक्टर ढूंढे, फिर दूसरे कैटेगरी का एक सपोर्ट वेक्टर ढूंढे। सपोर्ट वेक्टर कैसे ढूंढे, उस कैटेगरी का जो भी आउटर मोस्ट पॉइंट को टच करता हुआ हो उसको एक लाइन खींचे। इस कैटेगरी का जो भी आउटर मोस्ट पॉइंट हो उसको टच करता हुआ एक लाइन खींचे। जब दोनों सपोर्ट वेक्टर खींच दिए उसके बाद हम लोग लास्ट में क्या खींचेंगे, ऑप्टिमल हाइपर प्लेन। और ऑप्टिमल हाइपर प्लेन इस तरह से खींचेंगे ताकि उसका जो डिस्टेंस हो वो दोनों से क्या हो, बराबर। मतलब इस ऑप्टिमल हाइपर प्लेन का इस सपोर्ट वेक्टर से भी डिस्टेंस बराबर हो और इस ऑप्टिमल हाइपर प्लेन का इस सपोर्ट वेक्टर से भी डिस्टेंस क्या हो, बराबर हो। तो इस तरह के एल्गोरिथम को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह के एल्गोरिथम को हम लोग बोलते हैं सपोर्ट वेक्टर मशीन। सपोर्ट वेक्टर है क्या, सपोर्ट वेक्टर वैसा लाइन है किसी पर्टिकुलर कैटेगरी का जो उसके आउटर मोस्ट पॉइंट को टच करता हुआ जाता है। नहीं है ना सपोर्ट वेक्टर, क्या है, ये ब्लू पॉइंट, ये आउटर मोस्ट पॉइंट टच करता हुआ हम लोग एक लाइन खींचे, इसी को क्या बोल रहे हैं, सपोर्ट वेक्टर। ये ग्रीन वाले का ये आउटर मोस्ट पॉइंट है, इसको क्या बोल रहे हैं, सपोर्ट वेक्टर। तो जब सपोर्ट वेक्टर हमको मिल गया, अब हमको खींचना है ऑप्टिमल हाइपर प्लेन। ऑप्टिमल हाइपर प्लेन अब कैसे खींचेंगे, इन दोनों सपोर्ट वेक्टर के बीच का जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा उसी का आधा, उसी का आधा। ये होगा ना, ये दोनों सपोर्ट वेक्टर खींच दिए, इसका जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा उसी के आधा पे जो लाइन खिंचाएगा उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, ऑप्टिमल हाइपर प्लेन। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टिमल हाइपर प्लेन। यहां पर भी देखो वही बताया गया है। अब यहां पे देखो दो चीज बताया गया है, मैक्सिमम मार्जिन हाइपर प्लेन, निगेटिव हाइपर प्लेन, पॉजिटिव हाइपर प्लेन और मैक्सिमम मार्जिन। अब यहां ध्यान देखो, यहां पे भी वही बताया गया है। ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। हम लोग एक सपोर्ट वेक्टर खींचे यहाँ पे और एक सपोर्ट वेक्टर खींचे यहाँ पे, यहाँ पे दो सपोर्ट वेक्टर खींचे और उस दोनों सपोर्ट वेक्टर के बीच का हम लोग फिर क्या कर दिया, यहाँ पे ऑप्टिमल हाइपर प्लेन खींचे। ऑप्टिमल हाइपर प्लेन कैसे खींचे, इन दोनों सपोर्ट वेक्टर का जो मैक्सिमम डिस्टेंस था उसके आधे पे हम लोग क्या कर दिए, हाइपर प्लेन खींच दिए। अब ये क्या कर रहा है, ये जो है ये हमारा हो गया मैक्सिमम मार्जिन हाइपर प्लेन। ये क्या हो गया हमारा, मैक्सिमम मार्जिन हाइपर प्लेन।
मैक्सिमम मार्जिन हाइपरप्लेन का मतलब क्या हो गया, ये देखो अब इसका जो भी फार्देस्ट पॉइंट होगा, ये सबसे दूर का पॉइंट है और ये इस पॉइंट का सबसे दूर का पॉइंट है, तो ऑप्टिमल डिस्टेंस, ये सॉरी ऑप्टिमल हाइपरप्लेन से फार्देस्ट पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा, ये हमारा ऑप्टिमल हाइपरप्लेन है और ये सबसे दूर का पॉइंट है, ये हमारा सबसे दूर का पॉइंट है और ये हमारा हाइपरप्लेन है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, अब इस तरह से हमको हाइपरप्लेन भी खींचना है ताकि इस सबसे दूर के पॉइंट से इस ऑप्टिमल हाइपरप्लेन का डिस्टेंस सबसे कम हो। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो सबसे दूर का भी पॉइंट है उसका दूरी ऑप्टिमल हाइपरप्लेन से सबसे कम हो। तो एक तो हाइपरप्लेन इस तरह से भी हम लोग खींचे और दूसरा हाइपरप्लेन हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर से खींच रहे हैं, पॉइंट वही है, एक हम लोग उस तरफ से खींचे और दूसरा हम लोग इस तरफ से खींचे। तो दोनों में बेहतर कौन होगा, वो बेहतर होगा जिसमें फार्देस्ट पॉइंट का दूरी हाइपरप्लेन से सबसे कम हो, सबसे कम हो, वही हमारा बेटर होगा। तो इस टेक्निक में सिंपली हमको कुछ नहीं करना है, हमको सबसे पहले क्या करना है, सपोर्ट वेक्टर ड्रॉ करना है। सपोर्ट वेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे, जो भी आउटर मोस्ट पॉइंट होगा उस आउटर मोस्ट पॉइंट की एक लाइन खींच देंगे, दोनों कैटेगरी में, 3 कैटेगरी में हो सकता है क्योंकि ये 2D में हम देंगे, ये तो 2D था ना, तो 2D में एक लाइन खींच दी है। अब हो सकता है कि 3D होता, 3 कैटेगरी होता, तब तुम क्या करते, अगर मान लो इस कैटेगरी का होता, 3 कैटेगरी होता, तब तुम कैसे खींचते बताओ। अगर मान लो यहां पर भी एक पॉइंट होता, अब क्या करते, अब कैसे खींच पाते, अब मान लो 1 कैटेगरी, 2 कैटेगरी, 3 कैटेगरी होता, तो 3 कैटेगरी होता तो फिर इसका भी आउटर मोस्ट एक लाइन खींचते, एक सपोर्ट वेक्टर खींचते। अब हमारा सपोर्ट वेक्टर तो खींचा गया, एक सपोर्ट वेक्टर उसका खींच दिए, इसका खींच दिए, इसका खींच दिए। अब हमको ड्रॉ करना हाइपरप्लेन, तो क्या हम हाइपरप्लेन यहाँ पे ड्रॉ कर पाएंगे बोर्ड पे, नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि अब ये 3D हो गया, 2D हुआ तो हम ड्रॉ कर लिए, लाइन खींचिए 2D में, XY डायमेंशन में लाइन खींचिए। अब ये 3D हो गया, तो 3D के लिए हम लोग इसको बोर्ड पे बना के दिखा नहीं सकते, इसीलिए नाम इसका दिया गया हाइपरप्लेन, हाइपर लाइन नहीं दिया गया है, क्या नाम दिया गया है, हाइपरप्लेन। तो जब भी प्लेन की बात करते हैं तो प्लेन 3 डायमेंशनल 4 डायमेंशनल में हम लोग प्लेन ड्रॉ करते हैं, लाइन ड्रॉ नहीं करते। लाइन का क्योंकि 2 ही पॉइंट होता है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और प्लेन क्या होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, नहीं होता है ना। जैसे हम लोग 3D वगैरह बनाते हैं तो देखो 3D कैसे बनाते हैं, ऐसे ही बनाते हो ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो तुम क्या बोलते हो, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, ये बोलते हैं ना। ये हो गया हमारा एक्स वाई प्लेन, ये हो गया वाई जेड प्लेन और ये हो गया जेड एक्स प्लेन, ये होता है। तो ये हमारा हाइपर प्लेन हो गया कि अब हम लोग एक डायमेंशन में ड्रॉ नहीं कर सकते, हमको एक से ज्यादा डायमेंशन की जरूरत पड़ता है। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव इसमें यही पढ़ना है कि क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम में हम लोग कैसे क्लासिफाई करें ताकि हमारा एक हाइपर प्लेन ड्रॉ हो जाए। वही बताया है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एसवीएम इज टू फाइंड द ऑप्टिमल हाइपर प्लेन इन एन n डायमेंशनल स्पेस। 2 डायमेंशनल स्पेस भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, दैट कैन सेपरेट द डेटा पॉइंट इन डिफरेंट क्लास। ऐसा हाइपर प्लेन ड्रॉ करेंगे जिससे हमारा सारा पॉइंट अलग अलग क्लास में डिवाइड हो जाए, कोई भी पॉइंट दूसरे में ओवरलैप नहीं करे। द हाइपर प्लेन ट्राइज दैट द मार्जिन बिटवीन द क्लोजेस्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंट क्लासेस शुड बी मैक्सिमम एज पॉसिबल। क्या बोल रहा है कि 2 क्लास के बीच का क्लासिफाई करना ना, 2 कैटेगरी को अलग करना है, 2 कैटेगरी को अलग करना है। इसका ये हुआ मतलब ये जो 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। ये दोनों पॉइंट के दूरी का ये जो डिस्टेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि दोनों अलग अलग कैटेगरी है, तो अलग कैटेगरी तो जितना दूर रहेगा उतना अच्छा। अगर दोनों बहुत पास आ जाए तो यूक्लिडियन डिस्टेंस दोनों का तो बहुत बराबर आ जाएगा। अब तो मैं एक लाइन खींचे मान लो, अब ये पॉइंट अगर यहाँ पे होता ग्रीन वाला, अगर कोई नया पॉइंट आता तो हो सकता है कि इसका यूक्लिडियन डिस्टेंस इससे और इससे दोनों के अगर बराबर में आता, तो दोनों के बराबर में आता तो हो सकता है कि वो गलत कैटेगरी में चला जाता। इसीलिए बोला गया कि ऐसा वेक्टर खींचना है हमको
ताकि ये जो दो कैटेगरी है, ये दोनों कैटेगरी के आउटर मोस्ट पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम हो। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमाइज मार्जिन। क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमाइज मार्जिन। उसी को यहाँ पे बोला गया है द हाइपर प्लेन ट्राइज दैट द मार्जिन बिटवीन द क्लोजेस्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंट क्लासेस शुड बी एज मैक्सिमम एज पॉसिबल। द डायमेंशन ऑफ द हाइपर प्लेन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फीचर। 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल है तो वो बहुत सारे चीज पे होगा। अगर नंबर ऑफ इनपुट 2 है तो हाइपर प्लेन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, लाइन। अभी पता है ना, अभी हम लोग ये जो ड्रॉ किए ये हाइपर प्लेन नहीं है, एक्चुअली में क्या है, लाइन। क्योंकि ये 2 डायमेंशनल स्पेस में खींचे, जैसे ही 3 डायमेंशनल हो जाएगा तो वो लाइन और क्या हो जाएगा, हमारा प्लेन हो जाएगा। उसके बाद सपोर्ट वेक्टर बता दिए क्या होता है, और मार्जिन क्या होता है। मार्जिन क्या हो गया, द डिस्टेंस बिटवीन द हाइपर प्लेन एंड द ऑब्जर्वेशन क्लोजेस्ट टू द हाइपर प्लेन। वो मार्जिन हो गया हमारा, ये हो गया हमारा क्या चीज, मैक्सिमाइज मार्जिन। तो एग्जाम में आएगा तो बस यही आपको थ्योरी लिखना है और ये 2 डायग्राम बना देना है। उसके यही डायग्राम बना दोगे तो समझ में आ जाएगा कि तुमको एसवीएम के बारे में पता है। ये 2 पॉइंट बना दिए, 2 कैटेगरी का, एक सर्किल बना दिया, एक रेक्टेंगल बना दिए और एक आउटर मोस्ट पॉइंट से लाइन खींच दिए और बीच में दिखा दिए मैक्सिमाइज मार्जिन और बीच से एक लाइन खींच दिए जिसको बोले ऑप्टिमल हाइपर प्लेन। ठीक है, तो यही हमारा थर्ड कैटेगरी जिसको बोलते हैं हम लोग एसवीएम, सपोर्ट वेक्टर मशीन। तो सपोर्ट वेक्टर क्या है समझ में आ गया, उसी के बारे में बताया गया, लीनियर और नॉन लीनियर। तो लीनियर मतलब 2D, नॉन लीनियर का मतलब मोर देन 2D यानी कि 3D। लीनियर का मतलब क्या हो गया, ये लीनियर है, एक लाइन लीनियरली खींच दी है जो कि 2 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। तो ये हो गया लीनियर सपोर्ट वेक्टर मशीन जो कि 2D में ड्रॉ कर सकते हैं। नॉन लीनियर का मतलब जहां से हम लोग प्लेन ड्रॉ करते हैं तो वो क्या हो गया, नॉन लीनियर मतलब 3D। तो ये 2 कैटेगरी हमारा किसका है, एसवीएम का। तो ये हम लोग पढ़े, थर्ड चीज हम लोग पढ़े जिसको बोले हम लोग एसवीएम। ठीक है, थर्ड कैटेगरी हम लोग पढ़े क्या चीज, एसवीएम। अब जो हमारा लास्ट कैटेगरी है, ठीक है, जो हमारा लास्ट एल्गोरिथम है क्लासिफिकेशन का, वो है हमारा क्या चीज, डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री, ठीक है, डिसीजन ट्री। अब डिसीजन ट्री का भी काम क्या है, डिसाइड करना। और डिसाइड कैसे करना, ट्री के फॉर्म में। डिसाइड कैसे करना, ट्री के फॉर्म में। ट्री का मतलब होता है प्लेन, ट्री का मतलब होता है पेड़। तो पेड़ का ब्रांच होता है, शाखा होता है ना। ट्री का क्या होता है, ब्रांच होता है और शाखा होता है। इसको एक डायग्राम से पहले देखो, ये एक डायग्राम है, ठीक है, ये एक डायग्राम है। क्या बोल रहा है, डिड द गेस्ट ईट चिकन, क्या गेस्ट ने चिकन खाया। 2 ऑप्शन हो सकता है, यस और नो। अगर खाया यस मतलब नॉन वेज, चिकन खाया मतलब नॉन वेज खाया। अगर नहीं खाया चिकन, तो जब चिकन नहीं खाया तो डिड द गेस्ट ईट मटन, कि अगर चिकन नहीं खाया तो क्या उसने मटन खाया। अगर यस तो भी नॉनवेज खाया। अगर नो तो अगर मटन भी नहीं खाया तो क्या वो सी फूड खाया, मछली खाया, प्रॉन खाया। ये भी अगर खाया यस तो यस। और अगर ये नहीं खाया इसका मतलब वो क्या खाया, वेजिटेरियन खाया। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक ट्री टाइप स्ट्रक्चर बना रहे हैं। एक हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्री टाइप स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और इसमें हम लोग करते हैं बेसिकली क्या है कि कोई भी चीज में हमको क्या करना है। अब जैसे कोई इमेज है, अब यहाँ ध्यान दो, देखो 2 कैटेगरी है मेरे पास, ठीक है। मान लो मेरे पास पहला कैटेगरी है कैट का और दूसरा कैटेगरी है क्या चीज, डॉग का। 2 कैटेगरी है मेरे पास। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। कोई एक मेरे पास इमेज है, ठीक है, कोई मेरे पास एक इमेज है। अब इस इमेज से हम लोग पूछेंगे, अब जैसे क्या है, 4 पैर का कुत्ता है, ठीक है। कुत्ता का भी 4 लेग होता है और बिल्ली का भी 4 लेग होता है। बिल्ली का भी 4 लेग, कुत्ता का भी 4 लेग, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा हो गया, ये क्वेश्चन बना नहीं। दूसरा क्वेश्चन पूछे हाइट, तो मान लो इसका हाइट हो गया मान लो कि 2 फीट और इसका हाइट हो गया मान लो कि 3 फीट। हाइट इसका हो गया 3 फीट। अब इसका मान लो टेल, टेल का मतलब पूछ, पूछ हो गया। पूछ इसका हो सकता है स्ट्रेट हो, ठीक है, स्ट्रेट हो मतलब बेंड क्या हो, मतलब नीचे की तरफ बेंड हो। और इसका जो टेल हो वो क्या हो, अपराइट हो मतलब ऊपर की तरफ उठा हुआ। इसका आईज है तो हो सकता है इसका कलर ऑफ आईज क्या हो, ग्रीन हो और इसका कलर ऑफ आईज क्या हो, ब्लैक हो। इसका कलर ऑफ आईज क्या हो, ब्लैक हो। इसका कलर ऑफ आईज क्या हो, ब्लैक हो। ईयर, ईयर क्या हो, इसका ईयर हो सकता है कि अपवर्ड हो, उठा हुआ ईयर हो।
और इसका ईयर क्या हो, डाउनवर्ड हो, इसका ईयर क्या था, डाउनवर्ड हो। तो हम लोग क्या करेंगे, मेरे पास ये सेट ऑफ क्वेश्चंस है या सेट ऑफ फीचर है, हाइट है, फीचर, टेल है, ईयर है, आईज है, ये बिल्ली का, कुत्ता का, ये बहुत सारा फीचर है, सिमिलर फीचर टाइप का है। हम लोग क्या करेंगे, इसी फीचर्स के आधार पे क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। क्या उसके 4 पैर थे, हाँ 4 पैर थे, तो वो कुत्ता भी हो सकता है और बिल्ली भी हो सकता है। अगर 4 पैर थे तो क्या उसका जो पूंछ है वो ऊपर था कि नीचे था, तो पूंछ ऊपर था तो कुछ और ऑप्शन, नीचे था तो कुछ और ऑप्शन। अब जैसे शेर भी है मान लो, ठीक है, बिल्ली भी है और शेर भी, लायन भी है, लायन का भी 4 पैर होता है, लायन का भी जो पूंछ है वो गिरा हुआ है, मान लो 4 पैर उसके पास भी है, उसका पूंछ भी गिरा हुआ है, कुत्ता का 4 पूंछ उठा हुआ है। तो इस आधार पे, इस सारे मतलब पैरामीटर के आधार पे हम लोग इस तरह का एक ट्री टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं, और ट्री टाइप स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम लोग लास्टली क्लासिफाई कर देते हैं कि भाई वो डॉग है या वो कैट है। जैसे यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछे, और 4 क्वेश्चन पूछने के बाद में हमको लास्टली पता चल रहा है कि उसने नॉनवेज खाया या उसने वेज खाया। कि पहले पूछे चिकन खाए, खाए तो मतलब नॉनवेज खाए, नहीं खाए तो क्या मटन खाए, खाए तो नॉनवेज खाए, नहीं खाए तो क्या सी फूड खाए, खाए तो नॉनवेज खाए, नहीं खाए तो वेज खाए। तो इसमें हम लोग एक ट्री टाइप स्ट्रक्चर बनाते जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस क्वेश्चन, और लास्टली हम लोग डिसाइड करते हैं कि वो क्लास ए में जाएगा या फिर क्लास बी में जाएगा, क्लास ए में जाएगा या फिर क्लास बी में जाएगा। जैसे मान लो यहाँ न्यूज है, ठीक है, ये हमारा न्यूज है, जैसे मान लो यहाँ पे हमारा न्यूज है, ठीक है, ये न्यूज है, ठीक है। अभी देखो न्यूज है, अब न्यूज में भी हमको क्लासिफाई करना है कि भाई स्पोर्ट्स का न्यूज है या कुछ का न्यूज है। मान लो कि सचिन तेंदुलकर, ठीक है, कहीं पे आ गया एक वर्ड सचिन तेंदुलकर। अब सचिन तेंदुलकर का या तो क्रिकेट रिलेटेड न्यूज भी हो सकता है, या उसको हो सकता है भारत रत्न दिया गया, वो भी एक न्यूज हो सकता है। तो उसको कैटेगरी किस कैटेगरी में डालें, स्पोर्ट्स की कैटेगरी में डालें या फिर इंडिया की कैटेगरी में डालें। तो उसके लिए क्या बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सचिन तेंदुलकर क्या एक स्पोर्ट्समैन है, हाँ है, यस यस है तो मतलब स्पोर्ट्स के न्यूज में डालेंगे, स्पोर्ट्समैन अगर नहीं है तो उसको दूसरे कैटेगरी में डालें। या फिर पूछे भारत रत्न, तो भारत रत्न एक इंडिया रिलेटेड कैटेगरी है, स्पोर्ट्स रिलेटेड कैटेगरी नहीं है। तो भारत रत्न किसको मिला, किसी नॉर्मल आदमी को मिला या स्पोर्ट्स पर्सन को मिला, स्पोर्ट्स पर्सन को मिला, यस, तो फिर उसको कहाँ डालेंगे, स्पोर्ट्स में डालेंगे। तो डिसीजन ट्री में हम लोग यही करते हैं क्या कि ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन के आधार पर हम लोग एक ट्री टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि वो कैटेगरी एक्स में जाएगा कि वो कैटेगरी वाई में जाएगा, ठीक है। तो डिसीजन ट्री एल्गोरिथम बिल्ड्स द क्लासिफिकेशन मॉडल इन द फॉर्म ऑफ अ ट्री स्ट्रक्चर। इट यूटिलाइजेस इफ देन एल्स। इफ मतलब अगर ये, नहीं तो ये, मतलब अगर चिकन खाए यस, नहीं खाए तो नो, इफ एल्स, जैसे प्रोग्रामिंग हम लोग सी में पढ़ते हैं, इफ एल्स, कि अगर इफ है तो ये ट्रू, एल्स है तो ये ट्रू, एल्स के अंदर फिर इफ है। इसको अगर हम लोग प्रोग्राम में देखा जाए तो कैसे लिखेंगे हम लोग, ये क्या हो गया, इफ जो भी कंडीशन हम लोग दिए, अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तब तो यही प्रोग्राम खत्म हो गया। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो कहां पे आएंगे, एल्स में आएंगे, एल्स के अंदर है, फिर इसके अंदर क्या डालेंगे, इफ, इफ के अंदर अगर कंडीशन डाले, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ट्रू, अगर ट्रू नहीं है तो फिर कहां पे आएंगे, इसके एल्स में आएंगे। इस एल्स में भी अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर क्या करेंगे, इफ, और इस के अंदर भी क्या देंगे, एल्स। तो इसको हम लोग बोलते हैं लैडर, इफ एल्स इफ लैडर, इफ एल्स इफ लैडर। एक ट्री टाइप का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, उस स्ट्रक्चर के आधार पे हम लोग डिसीजन लेते हैं कि हमारा जो भी इनपुट है वो इनपुट एक्स में जाएगा या वाई में जाएगा, ठीक है। तो ये जो डिसीजन ट्री है, अब इसमें मैक्सिमम कितना क्लासिफिकेशन हो सकता है, दो ही हो सकता है ना। तो डिसीजन ट्री का इस्तेमाल हम लोग जनरली कब करते हैं, जब हम लोग को बाइनरी क्लासिफिकेशन करना होता है। इसके पहले हम लोग KNN पढ़े थे, तो KNN में 2 ग्रुप भी हो सकता है, 3 ग्रुप भी हो सकता है। इसके बाद हम लोग पढ़े क्या, सपोर्ट वेक्टर मशीन,
उसमें भी 1 2 3 4 n डायमेंशनल स्पेस था। लेकिन जब हम लोग डिसीजन ट्री पढ़ेंगे तो डिसीजन ट्री में हमारे पास सिर्फ 2 ही आउटपुट होता है, यस और नो। तो बाइनरी क्लासिफिकेशन का जब भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं उस केस में हम लोग इस्तेमाल किसका कर सकते हैं, डिसीजन ट्री का। अगर मेल और फीमेल में क्लासिफाई करना है, बॉय और गर्ल में क्लासिफाई करना है, ब्रांच वाइज क्लासिफिकेशन करना है तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 5 से ज्यादा हो गया। 2 से ज्यादा जब भी होगा उस केस में हम लोग डिसीजन ट्री का इस्तेमाल जनरली नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ट्री का हम लोग मैक्सिमम 2 ब्रांच लेके ही चलते हैं। ट्री का 5 ब्रांच लेंगे तो हमारा रिजल्ट कहीं नहीं आएगा। ठीक है, वही लिखा हुआ है, द फाइनल स्ट्रक्चर लुक्स लाइक ए ट्री विद नोड्स एंड लीव्स, द रूल्स आर लर्न्ड सीक्वेंशियली यूजिंग द ट्रेनिंग डेटा सेट। तो ये हमारे डिसीजन ट्री के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, पूछा आपसे जाएगा बेसिकली के नियरेस्ट नेबर और सपोर्ट वेक्टर मशीन, इन दोनों के बारे में पूछा ही जाएगा। ये एक्सप्लेन के नियरेस्ट नेबर इन मशीन लर्निंग या एक्सप्लेन सपोर्ट वेक्टर मशीन 4 नंबर में। ठीक है, ये क्वेश्चन फिक्स है। डिसीजन ट्री के बारे में अगर पूछा भी जाए तो बस यही लिखना है कि डिसीजन ट्री इज ए क्लासिफिकेशन टेक्निक। इसमें हम लोग ट्री टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए जनरली यूज किया जाता है। ये लेबल डेटा पे काम करता है। उसके बाद द रूल्स आर लर्न सीक्वेंशियली, एक एक करके हमको रूल लर्न करना पड़ता है। देखो एक लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, द रूल्स आर लर्न सीक्वेंशियली। क्या बोला जा रहा है कि रूल को हम लोग सीक्वेंस वाइज लर्न करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हम पहला क्वेश्चन पूछे, उसका जो आउटपुट आया फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, फिर इसका जो आउटपुट आया फिर हम लोग तीसरा क्वेश्चन पूछते हैं। तो रूल को हम लोग एक एक करके अप्लाई करते हैं। तो इसी को बोला जाता है क्या चाहिए हमारा डिसीजन ट्री। एडवांटेज क्या है, डिसीजन ट्री गिव्स एन एडवांटेज ऑफ सिंप्लिसिटी, देखने में विजुअलाइज करने में आसान है, सिंपल टू इंप्लीमेंट है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता है। कहां का इसका यूज करते हैं, पैटर्न रिकॉग्निशन, आइडेंटिफाई डिजीज एंड रिस्क थ्रेट, ऑप्शन प्राइसिंग इन फाइनेंस, स्टॉक मार्केट में प्राइस को प्रेडिक्ट करने के लिए हम लोग कभी इस्तेमाल करते हैं कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। दो ही चीज है, स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा या स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा। बाइनरी क्लासिफिकेशन, ये सब जगह हम लोग यूज किसका करते हैं, डिसीजन ट्री का। ठीक है, डिसीजन ट्री का यहाँ पे एग्जांपल भी जैसे दिया हुआ है, देखो ये बहुत सारा फीचर है। ये क्या है, इनपुट, इनपुट में क्या क्या है, एज है, जेंडर है, ऑक्यूपेशन है, बहुत सारा चीज है। अब ये सारे लोग हैं हमारा, अब ये सारे हमारे क्या है, इनपुट है। अब यहाँ पे हम लोग क्या पूछे, डज द पर्सन लाइक कंप्यूटर गेम्स। क्या बोल रहा है, क्या कोई आदमी कंप्यूटर गेम खेलना पसंद करता है। तो अगर एज 15 के कम है तो आंसर आएगा नो। आंसर अगर क्या है, नो, और आंसर अगर क्या है, यस। तो यहाँ देखो 4 चीज दिख रहा है तुमको, एक ये आदमी, एक ये आदमी, एक ये और ये, टोटल 5 आदमी है। 5 चेहरा है ना, 5 चेहरा है। अब हमको क्या करना है, इस 5 चेहरा में से हमको आइडेंटिफाई करना है क्या, डज द पर्सन लाइक कंप्यूटर गेम्स। इनमें से कौन सा ऐसा लोग है जो कंप्यूटर गेम खेलना पसंद करता है। तो यहाँ क्वेश्चन पहला क्या पूछे, क्या उसका एज 15 से कम है। तो 15 से कम तुमको इसमें से कौन बच्चा दिख रहा है, एक ये आदमी 15 से कम दिख रहा है, अरे वो चश्मा वाले 15 से कम दिख रहे हैं, बाकी ये तीनों 15 से ज्यादा दिख रहा है। तो 15 से ज्यादा वाले में हम लोग इन तीनों को डाल दिए और 15 से कम में हम लोग ये डाल दिए कि एज ग्रेटर देन 15 यस, और एज लेस देन 15 में ये 2 आ गए। अब उसके बाद क्या पूछ रहा है, क्या वो मेल है। तो अगर मेल है तो गेम खेलने का प्रोबेबिलिटी उसका ज्यादा होगा, और फीमेल है तो गेम खेलने का प्रोबेबिलिटी उसका कम होगा। तो इस 5 में से क्या आइडेंटिफाई हुआ, 15 साल के कम बच्चे ही गेम खेलते हैं। 15 साल 20 साल जो भी है, जो भी 30-35 साल है उसके पास समय नहीं है गेम खेलने का, उसके साथ जिंदगी खेल रही होती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या पता चला, इन 5 में से हमारा ये जो आदमी है, ये आदमी गेम खेलता है। तो एक डिसीजन ट्री बना के हम लोग इस पूरे ग्रुप में से 2-3 क्वेश्चन पूछ के आसानी से आउटपुट निकालिए। पहला क्वेश्चन पूछे, क्या एज 15 से कम है, तो 15 से कम वाले को एक तरफ, 15 से ज्यादा वाले को एक तरफ। अब 15 से, अब इसी में जैसे पूछ रहा हूं हमको कि इसमें से कौन वर्किंग है कौन नॉट वर्किंग है, ये आदमी निकालना। ठीक है,
तो वर्किंग ऑर्डर नहीं निकालना होगा, तो उसमें भी कहते हैं कि चाहे कौन कौन वोट दे सकते हैं, तो वोट दे सकते हैं तो एज लिख दिए 18 से कम 18 से ज्यादा, 18 से कम और 18 से ज्यादा। तो 18 से कम में ये दोनों छट जाते हैं और ये तीनों रह जाते हैं, तो क्लासीफाई कर दिया ना, ये दोनों वोट नहीं दे सकते और ये तीनों वोट दे सकते हैं। तो एक टी टाइप में छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ के हम लोग आसानी से क्लासीफाई कर सकते हैं डेटा को, क्या हमारा होगा। ये हमारा क्या था, SVM, ठीक है। तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। अब एक बार सॉरी डिसीजन ट्री, ठीक है। अब एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं जरा। व्हाइट बोर्ड कहां है? चलो चलो अब इधर ध्यान दो। चलो तो अभी तक हम लोग पढ़े क्या, सबसे पहले हम लोग पढ़े थे मशीन लर्निंग, ठीक है। तो मशीन लर्निंग पढ़ने के पहले हम लोग क्या पढ़े कि मशीन लर्निंग जो है मेरा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सबसेट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सबसेट है। इस मशीन लर्निंग में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली आउटकम को प्रिडिक्ट करते हैं। आउटकम को क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि हमारा आउटकम क्या आएगा। और प्रिडिक्ट कैसे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, और डेटा की मदद से हम लोग ट्रेनिंग देंगे, और ट्रेनिंग देने के बाद में मॉडल सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद हम लोग इवैल्यूएट करेंगे रिजल्ट को। तो इस मशीन लर्निंग को हम लोग बेसिकली 3 कैटेगरी में बांटे। कौन कौन सा कैटेगरी में बांटे? पहला हम लोग बांटे, इसको बोलते हैं हम लोग सुपरवाइज लर्निंग, सुपरवाइज लर्निंग। तो सेकंड कैटेगरी में क्या था, अनसुपरवाइज लर्निंग, और थर्ड कैटेगरी हमारा रीइंफोर्समेंट लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ठीक है। थर्ड कैटेगरी हमारा क्या था, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब यहाँ ध्यान दें, चलो अब इधर देखो। अब सुपरवाइज लर्निंग के बारे में हम क्या पता है कि ये हमारा किस पे काम करता है, लेबल डेटा, और ये किस पे काम करता है, अनलेबल डेटा पे। उसके बाद हम क्या पता है, इसका जो आउटपुट होता है वो हमको पता होता है, और इसका जो हमको आउटपुट होता है वो हमको पता नहीं होता है। आउटपुट होता है वो हमको पता होगा, और ये हमको आउटपुट पता नहीं होता है, ठीक है। ये दो चीज होगा हमारा सुपरवाइज और अनसुपरवाइज का। और रीइंफोर्समेंट को हम लोग बोलते हैं सेल्फ लर्निंग, रीइंफोर्समेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ लर्निंग, ठीक है। चलो अब इस सुपरवाइज लर्निंग पे हम लोग करते क्या है, इसमें हमको एक ट्रेनर चाहिए होता है जो हमको पढ़ाएगा, किसी के सुपरविजन में काम करते हैं, और इसमें हमको किसी भी प्रकार का कोई ट्रेनर नहीं चाहिए, नो ट्रेनर, ठीक है। हम खुद से ही अपना सीखेंगे, खुद से गलती करेंगे, खुद से सीखेंगे, लेकिन यहाँ पे हमको सिखाने वाला आदमी है। अभी हम लोग डिसीजन ट्री पढ़े, तो कोई क्वेश्चन पूछने वाला आदमी था जो पूछा कि एज 15 से कम है, क्या वो मेल है, कोई पूछा। अनसुपरवाइज में ये सब कोई चीज नहीं पूछेगा। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद में हम लोग देखते हैं कैसी अनसुपरवाइज का। अब बताओ कि अनसुपरवाइज में, सुपरवाइज में हम लोग क्या करें, 2 टाइप का। पहला क्लासिफिकेशन, सुपरवाइज लर्निंग का 2 टेक्निक, पहला क्लासिफिकेशन और दूसरा रिग्रेशन। तो रिग्रेशन में हम लोग प्रिडिक्ट क्या करते हैं, वैल्यू, और इसमें हम लोग प्रिडिक्ट नहीं करते, इसमें हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। किसमें, या तो क्लास में और या तो ग्रुप में, या तो क्लास में या तो ग्रुप में, एक ही है ना। अब उसके बाद हम लोग क्या पढ़े कि क्लासिफिकेशन में हमारा 2 टाइप का होता है, पहला बाइनरी क्लासिफिकेशन और दूसरा मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। और रिग्रेशन में हम लोग 2 टाइप पढ़े, पहला लीनियर रिग्रेशन और दूसरा लॉजिस्टिक रिग्रेशन। पहला लीनियर रिग्रेशन और दूसरा लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन का मतलब क्या हो गया कि जो वैल्यू आएगा वो लीनियर वैल्यू आएगा, मतलब एक ही वैल्यू आएगा कि टेम्परेचर कल कितना होगा, एक वैल्यू आएगा। लॉजिस्टिक रिग्रेशन मतलब क्या हो गया कि कंटिन्यूअस वैल्यू जनरेट होगा, ठीक है। तो इसमें वैल्यू जो होगा वो वैल्यू क्या होगा, वन टाइम,
वन टाइम, और वो वैल्यू कैसा होगा, डिस्क्रीट। और यहाँ पे क्या होगा, कैसा वैल्यू जनरेट होगा, कंटिन्यूअस। यहाँ कैसा वैल्यू जनरेट होगा, कंटिन्यूअस। अब बाइनरी क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, दो क्लास में डिवाइड करते हैं, या तो 0 1, या तो ट्रू फॉल्स, या तो यस और नो, या तो मेल फीमेल, ये करते हैं ना। ये बाइनरी क्लासिफिकेशन हो गया। मल्टी क्लास का मतलब मोर देन क्या, मोर देन टू क्लास, मोर देन टू क्लास, मोर देन टू क्लास। तो मोर देन टू क्लास का एक एग्जांपल जैसे हम लोग क्या करते हैं, जीमेल मल्टी क्लास का एग्जांपल है, गूगल न्यूज किसका क्लासिफिकेशन है, मल्टी क्लास का। रिग्रेशन का एग्जांपल क्या हो गया, स्टॉक मार्केट का प्राइस प्रेडिक्शन, स्टॉक मार्केट प्राइस का प्रेडिक्शन। ये रिग्रेशन है क्योंकि इस पे वैल्यू प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि प्राइस स्टॉक का कितना जाएगा। वेदर का प्रेडिक्शन कि भाई आज टेम्परेचर कितना होगा, तो वेदर का प्रेडिक्शन भी क्या होगा हमारा, किसका एग्जांपल होगा, रिग्रेशन का। जीमेल, गूगल न्यूज, ये सब किसका एग्जांपल है, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन का। अब उसके बाद हम लोग होता है एल्गोरिथम की क्लासिफिकेशन में। हम लोग एल्गोरिथम कितने टाइप का पढ़े, क्लासिफिकेशन में हम लोग एल्गोरिथम पढ़े कितने टाइप का, 4 टाइप का। पहला जो एल्गोरिथम पढ़े वो क्या पढ़े, नेव बेस्ड क्लासिफिकेशन। सेकंड जो कैटेगरी पढ़े वो क्या पढ़े, के नियरेस्ट नेबर। थर्ड जो पढ़े वो क्या पढ़े, SVM। और फोर्थ जो पढ़े वो क्या पढ़े, डिसीजन ट्री। ये चीज हम लोग पढ़े। अब इसके बाद में देखो, अब इसके बाद में नेम बेस्ड क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या पढ़े कि ये बेस्ड ऑन किस प्रिंसिपल है, बेस्ड ऑन बेस थ्योरम। और बेस थ्योरम को हम लोग बोलते हैं कंडीशनल। बेस थ्योरम को क्या बोलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसी पर तो ये आधारित है। इसका दूसरा नाम क्या है, लेजी नहीं, इसका दूसरा नाम लेजी लर्नर नहीं है। ये बेस थ्योरम पे आधारित है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे आधारित है, ठीक है। और क्या इसका फीचर है, हाँ, इसका जो जनरली यूज हम लोग करते हैं वो कहाँ पे करते हैं, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में। टेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम जनरली इसका यूज करते हैं। और नेम बेस का मैक्सिमम यूज सिर्फ क्लासिफिकेशन में, रिग्रेशन में इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो केएनएन हम लोग पढ़े, केएनएन का मतलब के नियरेस्ट नेबर, के नियरेस्ट नेबर। इसमें हम लोग क्या निकालते हैं, यूक्लिडियन डिस्टेंस। क्या निकालते हैं, यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालते हैं, ये निकालते हैं ना, यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, लेजी लर्नर एल्गोरिथम, लेजी लर्नर एल्गोरिथम। और इसका एडवांटेज क्या है, ये बोथ क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन में भी यूज होता है और रिग्रेशन में भी यूज होता है। इसके अलावा और इसका यूज हम लोग कहां पे करते हैं, इमेज क्लासिफिकेशन में मैक्सिमम यूज इसका होता है। कहां पे, इमेज के क्लासिफिकेशन में। तो ये सब चीज हम लोग पढ़े थे केएनएन में। के जहां पे क्या है, नंबर ऑफ पॉइंट, ये है ना। और इसमें हम लोग करते क्या थे, कुछ नहीं करते थे, ठीक है। तो हमारा कैटेगरी हुआ करता था, एक पॉइंट था, इस पॉइंट से हम लोग क्या करते थे, यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालते थे, यही था। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े, SVM। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े, SVM हमारा क्या था, सपोर्ट वेक्टर मशीन। इसमें हम लोग मुख्य उद्देश्य क्या था, हमको क्या करना था, ऑप्टिमल यही था ना। सपोर्ट वेक्टर मशीन में हमारा मुख्य उद्देश्य क्या था, हमको क्या निकालना है, ऑप्टिमल हाइपर प्लेन, ठीक है। और ऑप्टिमल हाइपर प्लेन निकलता कैसे था, सपोर्ट वेक्टर के बीच में जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता था उसी के आधार पे, ठीक है। इसमें हम लोग क्या निकालते थे, इसमें करते थे सपोर्ट वेक्टर का मैक्सिमाइज, सपोर्ट वेक्टर का मैक्सिमाइज, हट जाएंगे तो ले लेना आराम से, ठीक है। सपोर्ट वेक्टर का मैक्सिमाइज कैसे करते थे इसको, देखो यहां पे था तो क्या करते थे, और एक यहां पे, तो हम लोग क्या करते थे, एक यहां सपोर्ट वेक्टर खींचे और एक यहां सपोर्ट वेक्टर खींचे, दो सपोर्ट वेक्टर खींचे। और दो सपोर्ट वेक्टर खींचने के बाद में इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये हो गया मैक्सिमाइज लेंथ,
और इसके जो बीच का डिस्टेंस है यही हमारा क्या कहलाया, ऑप्टिमल हाइपर प्लेन, ऑप्टिमल हाइपर प्लेन। और ये लाइन येलो वाले को हम लोग क्या बोल रहे हैं, येलो वाले को बोल रहे हैं हम लोग सपोर्ट वेक्टर, और ये येलो वाले को क्या बोल रहे हैं, सपोर्ट वेक्टर। तो ये हमारा क्या था, एसवीएम। और एसवीएम का भी यूज कहाँ होता है, क्लासिफिकेशन में भी और रिग्रेशन में भी। इसका यूज हमको कहाँ होता है, इसका यूज भी हमको होता है क्लासिफिकेशन में भी और साथ साथ रिग्रेशन में भी होता है। इसके बाद हम लोग पढ़े लास्ट डिसीजन ट्री। तो डिसीजन ट्री क्या है, इसमें हम लोग एक ट्री टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसमें हम लोग क्या बनाते हैं, ट्री टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं। और इसका यूज हम लोग कहां पे करते हैं, बाइनरी क्लासिफिकेशन में। इसका यूज हम लोग करते हैं बाइनरी क्लासिफिकेशन में, बाइनरी क्लासिफिकेशन में। तो अभी तक हम लोग इतना ही पढ़े हैं सुपरवाइज लर्निंग के बारे में, और हमारा सुपरवाइज लर्निंग पूरा कंप्लीट हो गया। थर्ड यूनिट है हमारा अनसुपरवाइज लर्निंग। ठीक है, अनसुपरवाइज लर्निंग में हम लोग को पढ़ना है क्लस्टरिंग। अनसुपरवाइज में हमको क्या पढ़ना है, क्लस्टरिंग। आराम से ले लो, आगे ले लो। सरल पड़ेगा। चलो शांत हो जाओ, बस सेव कर दो। शांत हो जाओ। चलो देखो, अभी तक हम लोग क्या पढ़ दिए, मशीन लर्निंग में एक चैप्टर पढ़ लिया पूरा सुपरवाइज लर्निंग। ठीक है, एग्जाम में तुमसे यही पूछा जाएगा, एक्सप्लेन डिफरेंशिएट बिटवीन सुपरवाइज लर्निंग अनसुपरवाइज लर्निंग, या एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन टेक्निक, या इन चारों में से तुमको कोई भी दो तो आना ही है। एसवीएम हमेशा पूछता ही है और केएनएन हमेशा पूछता ही है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे बनता ही नहीं है। तो बोलेगा एक्सप्लेन एसवीएम, डायग्राम सब में जरूर बनाओगे। जितना भी डायग्राम है, थ्योरी चाहे कम लिखो, डायग्राम बनाओगे तो उसी से टीचर को पता चल जाता है कि तुमको इसके बारे में पता है। क्लासिफिकेशन के बारे में पूछा तो भाई कुछ नहीं करना है, सिंपली एक लाइन बनाओ और दो को बना दो और एक लाइन दिखा दो, क्लासिफिकेशन हो गया। इसी से समझ में आ जाएगा क्लासिफिकेशन के बारे में तुमको पता है। ठीक है, अब देखो, तो एक चैप्टर हम लोग पढ़ लिए। थर्ड यूनिट है हमारा अनसुपरवाइज लर्निंग। ठीक है, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे अनसुपरवाइज लर्निंग। थर्ड यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। परसों पढ़ लेंगे हम लोग न्यूरल नेटवर्क। चौथा यूनिट है न्यूरल नेटवर्क, तीसरा ही है। अच्छा, दूसरा में ये सुपरवाइज है। अच्छा, तीसरा है न्यूरल नेटवर्क। उसके बाद मॉडल, न्यूरल नेटवर्क का मॉडल है। अच्छा, 3-4 न्यूरल नेटवर्क का मॉडल है। ठीक है, कोई नहीं, चलो ठीक है। तो कल हम लोग पढ़ लेंगे अनसुपरवाइज लर्निंग, फिर हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे न्यूरल नेटवर्क। यहां तक में दिक्कत किसी को समझ आ गया? अब देखो, कुछ नहीं, देखो याद नहीं करना है। ठीक है, कभी भी बैठो 5 मिनट 10 मिनट समय निकालो, खुद से इस टाइप का स्ट्रक्चर बना लोगे तो आराम से तुमको लगेगा, याद हो जाएगा। अच्छा, क्लासिफिकेशन का ये 2 टाइप था। अच्छा, नेम बेस में सब बेस के बारे में पढ़ाते हैं। अच्छा, उसमें फ्लिपकार्ट का एग्जांपल दिए थे, वीकेंड का एग्जांपल दिए थे, डिस्काउंट का एग्जांपल दिए थे। अच्छा, केएनएन पढ़ाए थे, यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखे थे। एसवीएम पढ़ाए थे तो 2 लाइन खींच के दिखाए थे, बोले थे इसके बीच वाला लाइन होगा। तो इस तरह से बनाओगे तो एग्जाम में इतना भी याद रहेगा, तो आराम से पास तो कर ही जाओगे। ऐसे भी फेल तो नहीं करते हैं, पास कर ही जाओगे। 60 के प्लस कितना नंबर आया था? 60 प्लस 1 2
और किसी को नहीं है 60 प्लस 3 सिविल ब्रांच है कौन है सिविल और कौन उधर सिविल और उधर फिजिकल है 60 बताओ। तो देखो ब्रांच है कंप्यूटर साइंस का आना चाहिए ज्यादा नंबर कंप्यूटर साइंस को और सिविल वाले बच्चा को आता है 60 प्लस नंबर। अच्छी बात है बच्चे का काबिलियत है ठीक है बच्चा सब पढ़ा समझा लिखा अच्छा से लिखा सिविल का 60 प्लस अच्छी बात है। चलो अब इधर देखो क्लस्टरिंग है जब अनसुपरवाइज लर्निंग है अनसुपरवाइज लर्निंग में हम लोगों को पढ़ना है सिंपली क्लस्टरिंग ठीक है। अनसुपरवाइज लर्निंग में हम लोग पढ़ेंगे क्लस्टरिंग और इसी क्लस्टरिंग का 3 टाइप्स है ठीक है शांत हो जाओ। इसी क्लस्टरिंग में हमको पढ़ना है 3 टाइप पढ़ना है इसी में हमको 3 टाइप पढ़ना है पार्टीशनिंग क्लस्टरिंग सेकंड जो टाइप है वो है डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग और एक और कैटेगरी हमारा थर्ड कैटेगरी जो है हायरार्किकल क्लस्टरिंग। ये 3 प्रकार का हमको क्लस्टरिंग का टाइप पढ़ना है पहला पार्टीशनिंग दूसरा डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग और तीसरा हायरार्किकल क्लस्टरिंग। और ये तो टाइप्स हो गया जैसे हमारा सुपरवाइज लर्निंग का 2 टाइप था क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन का 2 टाइप था बाइनरी और मल्टी क्लास उसी तरह क्लस्टरिंग का 3 टाइप है और इसके अंदर हमको एल्गोरिथम्स पढ़ना है। एल्गोरिथम्स में हमको पढ़ना है वो पढ़ना है हमको पहला जो एल्गोरिथम पढ़ना है वो पढ़ना है के मीन्स एल्गोरिथम। पहला जो एल्गोरिथम पढ़ना है के मीन्स एल्गोरिथम और दूसरा जो एल्गोरिथम हमको पढ़ना है वो पढ़ना है हमको डीबी स्कैन एल्गोरिथम और एक और एल्गोरिथम पढ़ना है एग्लोमेट्रिक। चलो तो कल हम लोग पढ़ेंगे पूरा क्लस्टरिंग खत्म हो जाएगा तो यूनिट 1 और यूनिट 2 मिला के तुम्हारा करीब 40 नंबर का क्वेश्चन आएगा। बाकी न्यूरल नेटवर्क